आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार, बिल्कुल किसी महाकाव्य जैसी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है तत्वों के दो मुख्य परिवारों की, धातु और अधातु। खैर, विज्ञान में हमेशा एक ग्रे एरिया भी होता है, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन जैसी उपधातुएं जो कभी धातु तो कभी अधातु की तरह बर्ताव करती हैं। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उन दो बड़ी ताकतों पर रहेगा जिनसे इस ब्रह्मांड का ज्यादातर ठोस हिस्सा बना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विभाजन, फिर रासायनिक कुश्ती, तीसरा है खनिजों से धातुओं का जन्म, चौथा है संचारण की बीमारी और उससे बचाव, और आखिर में हम बात करेंगे इनके विकास और अमरता की। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भौतिक विभाजन, यानी कठोर और लचीले के बीच का अंतर। देखिए, विज्ञान कभी भी बाहरी शक्ल सूरत पर नहीं जाता। एक जंग लगा लोहे का गियर और चमकता हुआ सोने का बिस्किट दोनों एक ही परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा समुद्र होता है। इनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन एकदम आज़ाद होते हैं और पूरे ढांचे में कहीं भी घूम सकते हैं। दूसरी तरफ कार्बन या ऑक्सीजन जैसी अधातुएं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इन्हीं बंधों की ताकत ये तय करती है कि ऑक्सीजन एक गैस के रूप में रहेगी और कार्बन एक ठोस कोयले के रूप में। लेकिन असली मजा तो विज्ञान के अपवादों में आता है। आमतौर पर धातुएं बहुत कठोर होती हैं, है ना? लेकिन सोडियम का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके बंध एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। इतने कमजोर कि उसे पनीर की तरह चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और गैलियम को तो बस हथेली पर रख लीजिए, शरीर की गर्मी ही उसे पिघलाने के लिए काफी है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 29.7 डिग्री सेल्सियस है। सोने की बात करें तो ये इतना अद्भुत है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से बिना टूटे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चांदी बिजली का सबसे बेहतरीन सुचालक है। फिर भी अर्थशास्त्र ने तांबे को तारों के लिए विजेता बना दिया, क्योंकि वो काफी सस्ता है। वैसे अधातुओं में भी ब्रोमीन एक ऐसा अपवाद है जो द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, रासायनिक कुश्ती। यहां हम देखेंगे कि प्रतिक्रियाओं का खेल कैसे चलता है। धातुओं का भी अपना अलग ही मिजाज होता है। जैसे सोना, वो एकदम अंतर्मुखी या कहें शर्मीला है, जो उच्च तापमान पर भी किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसके बिल्कुल उलट सोडियम इतना बहिर्मुखी और अति संवेदनशील है कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। लोहा और जिंक इतने जिद्दी होते हैं कि उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए उच्च गतिज ऊर्जा वाली भाप की जरूरत पड़ती है। और फिर आते हैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बिल्कुल डबल एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये एसिड और बेस दोनों टीमों की तरफ से खेलते हैं। सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का एक बहुत ही शानदार अंग्रेजी तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इस मजेदार ट्रिक से यह याद रखना बेहद आसान हो जाता है कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और वहीं सोना सबसे नीचे है, जो एकदम शांत रहता है, किसी से पंगा नहीं लेता, और इसीलिए उसकी चमक सालों साल बरकरार रहती है। अब बात करते हैं एक परफेक्ट पार्टनरशिप की, आयनिक बॉन्ड। जब एक धातु और अधातु मिलते हैं तो धातु अपना इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु उसे ले लेती है। ये बॉन्ड इतना कठोर होता है कि ठोस अवस्था में ये बिल्कुल बिजली पास नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही इसे पिघलाया जाता है, आयन आज़ाद हो जाते हैं और अचानक से ये बिजली का एक बेहतरीन सोचालक बन जाता है। आगे बढ़ते हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ, निष्कर्षण यानी खनिजों से धातुओं का जन्म कैसे होता है। देखिए, खनिजों से धातु निकालना पूरी तरह से मुनाफे का खेल है। कोई भी कंपनी तभी अयस्क से धातु निकालेगी जब उसमें फायदा हो। अब जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो अकेले रहना पसंद करती हैं। उनके पत्थर को बस हल्की सी आंच पर गर्म कर दीजिए, बंध टूट जाते हैं और शुद्ध धातु मिल जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतना मजबूत बॉन्ड बनाती हैं कि कोई आग उन्हें अलग नहीं कर सकती। इन्हें अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती है, यानी एक बहुत ही हिंसक और शक्तिशाली बिजली का झटका। जो धातुएं बीच में आती हैं यानी मध्यम क्रियाशील, उनके लिए रणनीति थोड़ी लंबी होती है। सबसे पहले हवा की मौजूदगी में भर्जन या रोस्टिंग की जाती है। अगर धातु कार्बन के साथ है तो बिना हवा के निस्तापन यानी कैल्सिनेशन होता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, अपचयन का। यहां कार्बन को एक लालच के तौर पर डाला जाता है, जो धातु से ऑक्सीजन को छीनकर उड़ जाता है। इसके बाद जो धातु मिलती है उसे हाईटेक उपयोग के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टैंक में भेजा जाता है,
जो एकदम डिटॉक्स स्पा की तरह काम करता है और हमें 99.99% शुद्ध धातु मिल जाती है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, संक्षारण और बचाव। सरल शब्दों में कहें तो धातुओं की बीमारी और उनका कवच। जन्म के तुरंत बाद ही प्रकृति नवजात धातु को वापस मिट्टी में मिलाने की कोशिश शुरू कर देती है। लेकिन क्या संक्षारण का मतलब सिर्फ लोहे पर लगने वाला वो भूरा जंग है? बिल्कुल नहीं। जब तांबा हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर हरा कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जैसा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ हुआ, तो वो भी संक्षारण है। चांदी का हवा में मौजूद सल्फर गैस से मिलकर काला पड़ जाना भी इसी का हिस्सा है। ये परतें लोहे की तरह धातु को पूरी तरह खत्म तो नहीं करती, लेकिन धातु अपनी असली चमक जरूर खो देती है। इस संक्षारण से बचाव के लिए सिर्फ पेंट या ग्रीस ही काफी नहीं है। हमारे पास कुछ बहुत ही मजबूत कवच हैं। पहला है गैल्वेनाइजेशन, जहां लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, तो जब नमी हमला करती है, जिंक खुद को कुर्बान करके लोहे को बचा लेता है, बिल्कुल एक वफादार बॉडीगार्ड की तरह। दूसरी तरफ है क्रोम प्लेटिंग। ये एक चमकता हुआ बुलेट प्रूफ डिजाइनर सूट है। ये ना सिर्फ पूरी तरह से जंगरोधी है, बल्कि कार के बम्पर या नलों को एक बेहद प्रीमियम लुक भी देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और अंतिम पड़ाव पर, मिश्र धातुएं और अनंत चक्र। जब शुद्ध धातुएं हमारी बड़ी और आधुनिक जरूरतों के लिए कम पड़ जाती हैं, तो उन्हें कृत्रिम रूप से अपग्रेड किया जाता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मिश्र धातु का मतलब सिर्फ दो धातुओं को मिलाना है। जरा स्टील का फॉर्मूला देखिए, लोहे के साथ कार्बन, और कार्बन कोई धातु नहीं है। दरअसल शुद्ध लोहा इतना नर्म होता है कि उसकी परतें आसानी से फिसल जाती हैं। लेकिन जब उसमें सिर्फ 1% गैर धातु कार्बन मिलाया जाता है, तो कार्बन के छोटे परमाणु उन परतों के बीच एक ताले की तरह फंस जाते हैं। इसी छोटे से ताले की वजह से लोहा इतना मजबूत स्टील बन जाता है कि हम उससे गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर देते हैं। और यहीं से पर्यावरण और विज्ञान का एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, द इन्फिनिटी लूप, यानी अनंत चक्र। लकड़ी जलकर राख हो जाती है, प्लास्टिक हमेशा के लिए प्रदूषण बन जाता है, लेकिन धातु के परमाणु कभी नहीं मरते। अगर कोई लोहे की कार पूरी तरह जंग खाकर मिट्टी में मिल भी जाए, तो तकनीकी रूप से वापस उसी कच्चे अयस्क में बदल गई है जहां से उसे निकाला गया था। उस कबाड़ को वापस भट्टी में डालिए और फिर से एकदम नया शुद्ध लोहा प्राप्त कर लीजिए। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। धातु के परमाणु सच में अमर हैं। एक बार धरती से बाहर आने के बाद उन्हें अनंत काल तक नए नए रूप दिए जा सकते हैं। जरा सोचिए, आज जो चाबियां हमारी जेबों में पड़ी हैं, संभव है कि उनके परमाणु सदियों पहले किसी महान राजा की तलवार का हिस्सा रहे हों। प्रकृति की इस असीमित और अविनाशी यात्रा को समझना वाकई कमाल है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगली बार ऐसे ही कुछ शानदार तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे।